Good afternoon, students. Voice is audible. Yes, sir. Good afternoon. Yes, sir. Okay, very good. Today we discuss about the structure. Okay, here we discuss introduction of a structure and what is the use of the structure, what are the advantages of a structure also, and also we compare the what is the difference between array and structure. Okay, and next is the declaration of a structure. Third is the accessing structure variables. Okay, next is the structure initialization, how we can initialize the structure. Next is the array of a structure, and in the end of session we discuss about the nested structure. A nested structure means a structure within a structure. Okay, basically, as we know that arrays are used to store group of the data and manipulates them, but the disadvantage is that all the elements stored in an array must be of the same data type. Okay, just like integer, a group of integers, a group of floats, or a group of characters. Okay, but if we need to use a collection of different data type items, it is not possible through the arrays. Okay, so to handle a collection of different data items of different data types, we can use a structure. Okay, now we can see what is the use of the what is the structure. That means what is the syntax of a structure and uh, what is its declaration. Okay. Okay, first of all, we have to understand what is the structure. Okay, basically it is a method of combining data of different types. Okay, different types. Okay, a structure is a convenient way of finding a group of related data items of different data types. Okay, डिफरेंट डेटा टाइप्स. एक तरीके से बेसिकली जब हम लोगों ने एरे पढ़ा था तो एरे के अंदर में बेसिकली आपने ये देखा था कि वहां पे हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही डेटा टाइप को यूज कर पा रहे थे. लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको कोई रियल एप्लीकेशन डेवलप करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि किसी एक ही डेटा पे हम काम करें. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर देखिए, इसको जो डिक्लेरेशन करना होता है उसको किस तरीके से डिक्लेरेशन करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, इस तरीके से डिक्लेरेशन होता है. ये देखते हैं पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्ट. स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड. इसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर का नेम. ठीक है ना, जो भी स्ट्रक्चर का नाम होगा वो, तो स्ट्रक्चर का नाम जैसे वेरिएबल लिखते हैं ना, उसी तरीके से स्ट्रक्चर का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं. स्ट्रक्चर नेम हो गया. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंबर डाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि डेटा टाइप, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे मेंबर 1 फर्स्ट मेंबर हो गया. ठीक है, उसी तरीके से डेटा टाइप मेंबर, ठीक हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के
मेंबर्स यहाँ पे बना सकते हैं। और ये नंबर ऑफ मेंबर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने भी मेंबर्स चाहें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, जनरली जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग वो कहाँ पे बनता है, मेन के ऊपर। मेन के अंदर डिफाइन नहीं करते, कहाँ पे बनाते हैं, मेन के ऊपर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारा है स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर क्लोज करने के बाद यहाँ पे देते हैं सेमीकोलन। तो इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्ट जो है दैट इज द कीवर्ड स्ट्रक्ट डिक्लेयर स्ट्रक्चर टू होल्ड द डिटेल्स ऑफ मल्टीपल फील्ड्स। ओके, in the above example we can see that there are two fields. Suppose we can declare more than one field also. Okay, the different types of fields, like we can explain, like yeah, suppose एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा किस किस तरीके का फील्ड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए स्ट्रक्ट ले लिया। ठीक है, एक स्टूडेंट ले लिया। ठीक है, स्टूडेंट का एक बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का जो बेसिकली जब आप डेटाबेस पढ़ते हैं तो डेटाबेस के अंदर में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एक टेबल बनाते हैं तो टेबल सपोज कि स्टूडेंट का बना रहे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, उसके पर्टिकुलर कॉलम के अंदर में उसको डालते हैं। तो उसी तरीके से जो भी स्टूडेंट से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि जो कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगा, जो कि आपको सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए होगा, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे दे दिया इंट रोल। ठीक है, नेम डालना है तो कैट नेम। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मार्क्स डालना है तो यहाँ पे डालते हैं फ्लोट मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, तीन तरीके का डेटा यूज किया। इंटीजर भी यूज कर लिया, कैरेक्टर भी यूज कर लिया और फ्लोट भी कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स। बोल सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस या डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अगर मेंबर्स को भी अगर हमें डिफाइन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें ये स्ट्रक्चर है और इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके सपोज कीजिए कि 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, यानी 3 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टूडेंट अगर हमने बना दिया तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो मेन के अंदर में क्या लिख देंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। ये भी एक तरीका है। ओके, दूसरा तरीका आपका ये है कि हम अगर यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2, इस तरीके से यहाँ पे 2। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपने बनाया है, द स्टेटमेंट डिक्लेयर्स स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 एज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग एड्रेसेज ऑफ 2 स्टूडेंट्स बट डज नॉट इंक्लूड अ टैग नेम फॉर यूज इन द डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर, ठीक है, generally without outside of the main function. Okay, now we can see the example. Okay, okay, suppose write a program to create a structure for the student। ठीक है ना, इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले हेडर फाइल लिखना पड़ेगा आपको, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड
conio डॉट h, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्ट, ठीक है ना। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रक्ट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्यू। कीवर्ड जितने भी हैं उसका कलर आप देख रहे होंगे चेंज कर जाता है, ठीक है ना। इंट रोल नेम, ठीक है। नाउ फ्लोट एक रख लेते हैं सी, ओके, फ्लोट ले लेते हैं, नेक्स्ट, यहाँ पे क्लोज कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज कीजिए कि हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है ना, वॉइड नेम। दैट मीन्स कि एक स्टूडेंट, हम स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना कि जब भी स्ट्रक्चर को, हाँ एक चीज और इसमें बता दें कि जैसे स्ट्रक्चर क्या है, जैसे इंट का साइज निकालते थे तो उसका कितना आता था, 2 बाइट आता था। उसी तरीके से स्ट्रक्चर का भी हम चाहें तो उसका मेमोरी निकाल सकते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को मेमोरी तभी मिलेगी जब हम उसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1। जैसे ही हम s1 बनाएंगे तो दैट मीन्स कि वो जो मेमोरी है यहाँ पे, दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको मेमोरी मिलेगी। अब आप ये सोच रहे हैं कितनी मेमोरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन ये भी देख लेते हैं, प्रिंट एफ /n memory occupied by structure इक्वल टू %d, बाइट्स में देगा, ओके। यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ, किसका निकालना है, s1 का, यहाँ पे s1 लिख दिया, ओके। नाउ गेट ch, क्लियर। अब कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे रन कराना है हमें। सबसे पहले आपको आउटपुट समझा दें पहले। जो इंटीजर है बेसिकली कितना बाइट लेता है, 2 बाइट, 2 बाइट्स, ओके। जो हमारा कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर कितना लेता है, 1 बाइट, तो 10 है ना साइज, तो कितना एक्वायर करेगा, 10 बाइट्स, ओके। जो हमारा फ्लोट है वो कितना लेगा, 4 बाइट, क्या लेता है, 4 बाइट्स। तो अगर हम दोनों सबको ऐड करें तो 2 और 10 12 होगा, 12 और 4 कितना होगा, 16। तो दैट मीन्स हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 16 बाइट्स, ओके। नाउ आ गया, मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द स्ट्रक्चर इक्वल टू 16। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेमोरी किस तरीके से ऑक्युपाई करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके जो हमारे स्टूडेंट है उसका हर एक का रोल नंबर और नेम और फी तीनों हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं, ओके। यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ /n इंटर रोल, इसी में एक साथ ही करा देते हैं, नेम एंड फी, ठीक है। इन्हें एक साथ ही करा देते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट में क्या है तो करा सकते हैं, ठीक है। स्कैनफ, अब वैल्यू को रीड करेंगे, ठीक है। रीड करने के लिए सबसे पहला क्या है, रोल नंबर क्या है, इंटीजर है तो %d लिखेंगे। दूसरा हमारा क्या है, नेम है, वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है तो %s लिखेंगे। और तीसरा क्या है आपका, फ्लोट है यानी %f लिखेंगे, क्लियर है। अब %d जो है उसके लिए क्या है, लिखेंगे रेफरेंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है वहां पे, हमारा क्या है, s1 है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, s1 डॉट, क्या लिखेंगे, s1 का रोल, s1 डॉट रोल, यस। और ओके, s1 डॉट रोल, नेम है उसके आगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले %, फिर लिखेंगे s1 जो हमारे स्टूडेंट का वेरिएबल है, डॉट क्या लिखेंगे, नेम, ओके, फिर कॉमा रेफरेंस, इसके बाद क्या लिखेंगे, आपका क्या है, फी, तो फिर लिखेंगे %s1 डॉट
फी। ठीक है, तीनों चीजें हो गई, एंट्री हो गई आपकी। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि जो हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, S1 डॉट रोल, S1 डॉट नेम और S1 डॉट फी। पहले हम लोग क्या लेते थे, सिंपली रोल नेम और फी ऐसे करके ले लेते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे लेना है रोल नेम और फी, इस तरीके से। क्लियर है। अब जो है इसको वैल्यू को हमें डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ स्लैश n। पहला क्या है, रोल नंबर, माई रोल इक्वल टू %d। ओके, यहाँ पे रोल क्या है, अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, S1 डॉट रोल। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट एफ स्लैश n नेम इक्वल टू, क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग है ना, %s, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, S1 डॉट नेम। ओके, नेक्स्ट क्या है, फी, तो लिखते हैं प्रिंट एफ स्लैश n फी इक्वल टू %f। ठीक है, फ्लोट के लिए क्या लिखेंगे, S1 डॉट फी। ओके, नाउ कंपाइल एंड पैरा है 69 इंटर रोल नंबर कितना है 101, स्पेस देके नाम लिखेंगे, सपोज ये नाम लिख दे रहे हैं PATNA, ठीक है। स्पेस देके फी लिखना है तो लिख दिए 4 5 6 7 8.8, इस तरीके से कर दिए, ठीक है। देखिए आ गया ना, और माई रोल कितना हो गया, 101 आ गया, नेम कितना आ गया, पटना आ गया, और फी है चूंकि फ्लोट में है तो वो 8 डिजिट तक ले लिया है, ठीक है ना। फिर हम चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते क्या है, बेसिकली आपको जो देखते हैं बैंक के अंदर में जो ट्रांजेक्शन होता है वो डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक होता है, 2 प्लेस तक, तो 0.2f लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर एक बार हम करा के देख लेते हैं, रोल नंबर है 1234, नेम सपोज कीजिए ISM डाल देते हैं, फी डाल देते हैं 78,000, ठीक है। आ गया ना, तो यहाँ पे रोल नंबर 1234 हो गया, नेम ISM हो गया, और फी आपका इस तरीके से है, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे हम S1 इसी तरीके से, यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है S1, ऐसा नहीं कि एट ए टाइम हम एक ही बना सकते हैं, इस तरीके से S1 S2 S3 इस तरीके से बहुत सारे हम बना सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। क्लियर है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख देते हैं वी कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, ठीक है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर देन वन स्ट्रक्चर भी वेरिएबल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है, अगर मान लीजिए कि मैंने एक बताया था यहाँ पे अगर आप सपोज कीजिए इनिशियलाइज कर देते हैं S1, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब S1 कर दिया हमने, तो ये सारा यहाँ पे आपको क्या करना होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे S1 डॉट नेम S1 डॉट फी करके वैल्यू को लेकर के यूज कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा यूज कर रहे हैं, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं टू एक्सेस द स्ट्रक्चर वेरिएबल we use ये यानी डॉट ऑपरेटर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका। अब इसी के अंदर में एक और कॉन्सेप्ट हम बताएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे एक तो तरीका है कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल S1 S2 S3 S4 S5 इस तरीके से बना लिया, और सबके लिए इंडिविजुअली आप क्या करेंगे, अलग अलग आप क्या करेंगे, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपको क्या बनाना होगा, S1 S2 करके 50 तक बनाना होगा, और सबके लिए अलग अलग आपको डेटा एंट्री करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स उस केस में आप ये सोच सकते हैं कि आपका कोड जो है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है।
तो चूंकि हमारा जो स्टूडेंट है, हर एक क्लास के स्टूडेंट का ये 3 ही इंफॉर्मेशन हमें यूज करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, एरे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एरे ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमें क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर स्टूडेंट एस, और यहाँ पे बना देते हैं, लिख देते हैं 5। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर जो है वेरिएबल कितना बाइट ले रहा था, 16 बाइट, तो S5 जो है वो कितना बाइट लेगा। अब यहाँ पे देखिए S लिख देते हैं एक बार, जब S लिखेंगे तो उस केस में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, क्योंकि एक जो वेरिएबल है वो कितना ले रहा है, 16 ले रहा है बाइट, तो 5 कितना ले लेगा, 80। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, साइज ऑफ पेज का वैल्यू, इसको रन कराएंगे, लिख दे रहा हूँ 80 बाइट्स, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब 5 एलिमेंट्स जो है हमारे पास, 5 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं और पांचों का हमें डेटा इनपुट करना है। कौन सा डेटा इनपुट करना है, जो हमारा रोल है, नेम है और फी है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। फिर जैसे ही एरे आ गया, दैट मीन्स कि हम एक फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर लूप कहाँ यूज करेंगे, हमें ये देखना है। देखिए कोड में, फॉर I equal to 0, ओके, I less than 5, I प्लस प्लस, ये जो कोड लिख रहे हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं, हम डेटा इनपुट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कोड है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, कोड टू इनपुट द डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 5 स्टूडेंट्स के लिए डेटा यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंटर रोल नेम एंड फी, ठीक है ना, ये कह रहा है इंटर रोल नेम एंड फी, ये कितनी बार आएगा, लूप के अंदर में हमने दे दिया 5, तो कितनी बार ये मांगेगा, 5 टाइम्स, ठीक है। और 5 टाइम्स मांगेगा तो हमारा क्या आएगा, 5 टाइम्स आपका रोल नेम और फी भी आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब डिस्प्ले कराने के लिए देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर टेबुलर फॉर्म में आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, /n/n, ठीक है, /t, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक स्पेस देकर के रोल डाल सकते हैं, फिर /t देकर के यहाँ पे डाल सकते हैं नेम, ठीक है, फिर एक स्पेस /t डालकर डाल सकते हैं p, ठीक है। इसके बाद /n करके इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हमें डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी एरे का हम यूज करेंगे तो जो जितनी बार डिफरेंट वर्क परफॉर्म करेंगे उतनी ही बार आपको लूप यूज करना होगा। तो यहाँ पे एक लूप यूज कर लेते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे बस ये चीज थोड़ा सा कोड ध्यान रखना है, जो हमने इनपुट करने के लिए किया है तो s1.roll तो नहीं होगा ना, अब हमने क्या बना दिया s, तो यहाँ पे जो यूज करेंगे हम लोग वो क्या करेंगे, si.roll, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, si.name, और इस वन पे क्या लिखेंगे, si.fee, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एरे के अंदर में क्या होता है, इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे आई जब दे देंगे तो बेसिकली सबसे पहले किसके लिए आएगा, S0 यानी फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, फिर 0 के बाद जब 1 होगा तो सेकंड, फिर 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट का आपका डेटा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले कर रहे हैं टेबुलर फॉर्मेट पे, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्मेट में देखिए किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं printf /n/n, ओके। एक बार यहाँ से रोल तो लिखा हुआ है ना, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना उसी तरीके से फॉर्मेट में लेके इसको भी चल रहे हैं, /t। अब हमारे पास रोल क्या है, रोल के लिए क्या लिखते हैं, %d लिखते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं %d, फिर उसके बाद क्या लिया हुआ है, /t, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, %d, ठीक है। तो /t और उसके बाद लिख सकते हैं %s,
हो गया, %s हो गया। इसके बाद फिर एक बार क्या है, /t है। इसके बाद क्या है, फी है, तो फी के लिए क्या लिखेंगे, %f लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू लाइन कर देते हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड प्रिंट होने के बाद दूसरे में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, S1 की जगह पे si.roll, si.name, si.fee। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये एक ही स्टेटमेंट में हमने इसको डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से क्लोज कर दिया। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो कोड हमने लिखा, कोड टू इनपुट द डेटा ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, दोनों के अंदर में डिफरेंस यही है कि हमने यहाँ पे बस जब एरे यूज किया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, इंडेक्स यूज कर लिया। ठीक है, और ये जो कोड मैंने लिखा वो किसके लिए लिखा, टू डिस्प्ले इन टेबुलर फॉर्म। हो सकता है कि बहुत अच्छा भी दिखे, लेकिन एक बार प्रोग्राम कंपाइल रन करेंगे ना, तब आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कंपाइल नाउ रन। ओके, एंटर रोल एंड फी, सपोज कीजिए 101, नाम कर दिया, फी दे दिया 7890। बाहर आ गया ना, बाहर इसलिए आ गया, देखिए बता रहे हैं इसमें, यहाँ पे std in run 101 abc 90, बाहर आ जा रहा है, 1 मिनट। ये इस तरीके का थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए होता है ना, क्योंकि हम लोग जो ये बार बार ये कैरेक्टर और फ्लोट लेते हैं ना, तो इसके चलते क्या होता है कि मेमोरी का जो बफर होता है वहाँ पे ब्लॉकेज होता है, जिसके चलते वो हम लोग बार बार ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये फ्लक्स stdin भी यूज कर सकते हैं। एक बार चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पे फ्लक्स stdin std 101 name abc p112, बाहर आ जा रहा है। कोई नहीं, काम करते हैं, इसमें से एक जो है ना, तो वो फी इसको अगर आप डिफरेंट डिफरेंट करेंगे ना, जैसे रोल नेम फी अगर अलग अलग सेपरेट अगर कर दें तब हो जाएगा ये। ठीक है ना, एक साथ यहाँ पे किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इंटर रोल नंबर अलग, नेम को अलग और फी को अलग, तीनों को अलग करके और देन इसको एक बार एंट्री कराएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर शॉर्ट कर लें तो इसको एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ से भी, या एक यहाँ से अगर हटा देंगे आप तब भी हो जाएगा। करना है क्या, आपको बता दे रहा हूँ फिर से, यहाँ पे जो रोल नंबर है ना, इंटर रोल अलग कर दीजिएगा, फिर इंटर नेम सेपरेट कर देना और फिर इंटर फी सेपरेट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से कीजिएगा, तब आपके पास आ जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, इसलिए ये अभी शो नहीं कर पा रहा है ये। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे मेन आपको ये देखना था यहाँ पे कि जो आपका जो S5 है, ठीक है ना, वो एरे क्या है। अब एक चीज जो यहाँ पे आउटपुट हम लोग देख रहे हैं साइड ऑफ एक्स वाला, इसको एक बार चेक कर लें। ठीक है, हाँ, एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, मेमोरी ऑक्युपाइड बाय स्ट्रक्चर कितना है, 80 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें देखना था कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो कितने तरीके से
ले रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ये देखा कि एरिया ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जो कि हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर को जनरली हम लोग ऊपर बात, ठीक है, और उसको फिर यूज कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को अगर हम चाहें तो इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि हाउ कैन वी इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हैविंग इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करने का तरीका एक प्रोग्राम भी लिख, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए स्ट्रक्ट यहाँ पे है लाइब्रेरी, ठीक है ना, एक लाइब्रेरी बना देते हैं, ओके। लाइब्रेरी के अंदर में क्या होता है, टाइटल, ठीक है ना, जो भी बुक अगर इसमें बना रहे हैं टाइटल 20, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि एक ऑथर है, कैट THOR ऑथर, ठीक है। ऑथर में मान लीजिए कि 20 डाल देते हैं इसको भी, ठीक है। इसके बाद क्या है, पेज नंबर होता है ना बुक में, तो यहाँ पे लिखते हैं पेज, ठीक है, और इसकी प्राइस होती है फ्लोट प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। लाइब्रेरी के जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, बुक होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएबल बुक इक्वल टू, यहाँ पे इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि आपका टाइटल है, तो टाइटल में लिख देते हैं, मान लेते हैं ऑनलाइन सी, ठीक है, ऑनलाइन सी क्लास का नाम हो गया। ऑथर है तो मान लीजिए ऑथर में यहाँ पे लिख दिया, इसे हम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपका पेज, ठीक है, तो पेज आपका इंटीजर है, सपोज कीजिए 260 पेज हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका प्राइस, तो प्राइस मान लीजिए लिख दिया 325.90, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका प्राइस हो गया। तो इसके अंदर में ये जो हो गया दिस द एबव एग्जांपल इनिशियलाइज क्या करेगा, जो टाइटल का जो बुक होगा, दैट मीन्स कि अगर हम देखें काम करते हैं वाइट मेन, ओके, क्लियर स्क्रीन, सीधा प्रिंट करा लेते हैं, अगर एक वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट एफ टाइटल /n टाइटल ऑफ बुक इक्वल टू क्या है, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और कैसे एक्सेस करेंगे इसको, बुक डॉट, जो भी हमारा है बुक डॉट क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे ना, लिखते हैं बुक डॉट TITLE बुक डॉट टाइटल। इसके बाद यहाँ से कर देते हैं ch, क्या है, हाँ हेडर फाइल नहीं इंक्लूड किया है ना, इसलिए एरर शो कर रहा है। यहाँ पे हेडर फाइल यूज कर देते हैं एस include stdio.h as include ponyo.h, okay, compile now, अगेन ऑनलाइन सी, तो टाइटल ऑफ बुक आपने देखा ऑनलाइन सी आ गया, ठीक है। इसका मतलब आपका ये इनिशियलाइज हो गया। तो दैट मीन्स कि इन द केस ऑफ इनिशियलाइजेशन आपको मेन के अंदर में वो वेरिएबल बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको ऑथर नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे बुक डॉट ऑथर लिख देंगे, पेज नंबर निकालना है तो बुक डॉट पेज लिख देंगे, अगर आपको प्राइस निकालना है तो क्या लिख देंगे, बुक डॉट प्राइस निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल, ओके। अब यहाँ पे जो बेसिकली नेक्स्ट जो हमें देखना है वो आपका है बेसिकली सपोज कीजिए स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, वो सबसे पहले बनाते किस तरीके से है, ठीक है ना, सबसे पहले ये देखना है। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, देखिए बेसिकली इसका यूज वहां पे होगा कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, ठीक है ना, तो कस्टमर का नाम भी होगा, अकाउंट नंबर भी होगा, उसका प्रोफेशन भी होगा और उसका एक एड्रेस भी होगा। जब हम एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस के अंदर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एड्रेस के अंदर में स्ट्रीट नंबर होगा, सिटी होगा, स्टेट होगा, उसका पिन कोड होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन भी तो एक स्ट्रक्चर ही बना रहा है ना। तो दैट मीन्स कि कस्टमर का जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर में एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, दैट विल बी नोन एज द नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो अगला जो हमारा डिस्कशन है वो इसी पे है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द नेस्टेड स्ट्रक्चर, ओके। ओके, हमारा हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। बेसिकली स्ट्रक्चर may be defined as a member of another structure, ठीक है। इस तरीके का अगर हो तो this is also known as nesting of structure, okay। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, सपोज कीजिए हमें एक बनाना है, इसके अंदर में देखिए सबसे पहला चीज ये है कि इसका जो डिक्लेरेशन है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक बना रहे हैं कस्टमर का, सपोज कीजिए स्ट्रक्ट, ठीक है, और यहाँ लिख दिए कस्टमर, ओके। कस्टमर का बना रहे हैं तो कस्टमर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैर नेम, सपोज कीजिए इसका 20 दे दिया, ठीक है। इसके बाद इसका अकाउंट नंबर डाल दिया, सपोज कीजिए अकाउंट, ओके, इस पर 20 डाल दिया इसमें भी, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि कैर प्रोफेशन, जो किस प्रोफेशन के अंदर में है, प्रोफेशन, ये भी क्या होगा, ये भी कैरेक्टर में ही होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में दे रहे हैं वो एड्रेस दे रहे हैं, तो एड्रेस में अगर हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं पता चलता है कि एड्रेस के अंदर में ऑलरेडी स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और पिन कोड भी हो सकता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, देखिए स्ट्रक्ट एड्रेस, ठीक है। छोटा नाम यहाँ ऐड और यहाँ लिख देते हैं एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे लिखेंगे, ये बेसिकली यूज करेंगे कस्टमर के ऊपर यानी टॉप में। कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ADDR और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया क्या, एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, इस तरीके से बनाएंगे, देखिए स्ट्रक्ट, क्या नाम है उसका, ADDR, ओके। अब यहाँ पे जो भी चीजें डिफाइन है क्या लिखेंगे, कैर स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट मान लीजिए कि 30 है, फिर मान लीजिए कि इसके पास सिटी है, कैर सिटी, और यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 30, ओके। फिर मान लीजिए कि स्टेट है, कैर स्टेट, ये भी मान लीजिए कि 20, ओके। इसके बाद है मान लीजिए कि पिन कोड है ना, तो पिन कोड देखते हो ना, इसे 8,27,000, ये क्या है, लॉन्ग इंट में हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग इंट पिन कोड, ठीक है, पिन कोड, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जो आपका मेन स्ट्रक्चर कौन सा है, ये है,
मेन स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है। लेकिन जो आपका जो उसके अंदर जो जिसके इस स्ट्रक्चर के अंदर में किसको इम्बेड किया है, और ये जो है ये क्या है, इम्बेडेड है, इम्बेडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इम्बेडेड जो स्ट्रक्चर है उसको हमने कहाँ ऊपर डिफाइन किया है, ऊपर किया है, ठीक है। अब आप ये सोच रहेंगे कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि चलिए नेम है तो हम लिख देंगे कस्टमर डॉट नेम। अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमें डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना। तो अगर हम एक कस्टमर का सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, C1 सपोज कीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर और यहाँ लिख दिया C1, ठीक है। अब सपोज कीजिए इस कस्टमर का जो हमारा C1 है उसका नेम अगर इनका डिस्प्ले कराना होगा तो क्या लिखेंगे, C1 डॉट नेम। अगर उसका अकाउंट लेना होगा तो क्या लिख देंगे, C1 डॉट अकाउंट। उसका प्रोफेशन लेना होगा तो C1 डॉट प्रोफेशन। प्रॉब्लम आपको ये लग रहा होगा कि ये जो हमारा नेक्स्ट एम्बेडेड स्ट्रक्चर है इसको कैसे हम एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या लिखते हैं, सपोज कीजिए हमें इसका स्ट्रीट नंबर लेना है, ठीक है ना। तो उसके लिए बेसिकली हम लिखेंगे सबसे पहले क्या है, C1 सपोज कीजिए यहाँ पे लिखे टू फाइंड द स्ट्रीट, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले कस्टमर का नाम क्या है, C1 डॉट, इसके बाद हमारा जो एड्रेस है उस एड्रेस, ये जो स्ट्रक्ट ADDR एड्रेस जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर का नाम तो ADR है लेकिन उसका वेरिएबल क्या है, ये है एड्रेस, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे C1 डॉट ADDRESS, ठीक है, एड्रेस लिख दिया। इसके बाद एड्रेस के बाद हमें क्या लेना है, स्ट्रीट नंबर लेना है, तो यहाँ लिख देंगे STREET। तो ये तरीका है किसके लिए, स्ट्रीट के लिए फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से टू फाइंड द क्या लेना है, सिटी। सिटी का अगर आपको नाम चाहिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए C1, ठीक है ना डॉट, फिर एड्रेस के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ADDR एड्रेस डॉट, अब क्या लिखना है सिटी, तो CETY, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा कि नेस्टेड स्ट्रक्चर का काम किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। और नेस्टेड स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज होगा आपको ये भी पता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरी का, ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी हो गया। तो लाइब्रेरी के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बुक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज कीजिए कि लाइब्रेरी के अंदर में लाइब्रेरियन का भी अगर हम नाम डाल रहे हैं तो उस लाइब्रेरियन का भी इंफॉर्मेशन अगर हमको लेना होगा ना, सपोज कीजिए कि मोर देन वन लाइब्रेरियन है, तो लाइब्रेरियन 1 जब होंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे सारा चीज आप लिख दे रहे हैं। पहला वेरिएबल बुक के रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये भी आपका कुछ हो गया, यहाँ पे पब्लिकेशन से रिलेटेड हो गया, और लास्ट में क्या है, लाइब्रेरियन के लिए तो स्ट्रक्ट, मान लीजिए कि लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन के लिए एक मान लीजिए कि लिख दिया LIB, ठीक है, या लाइब्रेरियन रियन हो गया, और इसके लिए एक वेरिएबल बना दिया लिब, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये लाइब्रेरियन है, तो दैट मीन्स कि एक लाइब्रेरी के अंदर में मोर देन वन लाइब्रेरियन है, तभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि उसका भी इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा ना। तो अगर इसके लाइब्रेरियन का अगर हमें लेना है तो क्या लिखेंगे फिर ऊपर में, स्ट्रक्ट, नाम क्या रखा था इसका, लाइब्रेरियन, यहाँ पे लिख सकते हैं लाइब्रेरियन, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उस लाइब्रेरियन का क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, तो मान लीजिए कैट नेम 10, ठीक है। इसका भी सपोज कीजिए कैट, इसका लिख सकते हैं ID लिख सकते हैं इंटीजर में, ठीक है, इंट एम्प्लॉई ID, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं फ्लोट,
सैलरी, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये इसलिए दिया क्योंकि आपको ये चीज पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम नेस्टेड को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया तो सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया जिसके थ्रू भी आप लोग, अब आपको ये चीज पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से नेस्टेड स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज करना है, सिंपल स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस केस में अगर हमें लाइब्रेरियन का अगर हमें नेम यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, लाइब्रेरी ना, लाइब्रेरी का सपोज कीजिए बना दिया lib1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए कि लाइब्रेरियन का नाम चाहिए है, नाम चाहिए हमें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे lib1 डॉट, ठीक है, lib1 डॉट क्या लिखेंगे, ये वेरिएबल क्या नाम है, लिब, तो lib1 डॉट लिब, यहाँ पे lib1 डॉट lib लिब डॉट उसका नाम लिखना है, नेम लिख देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उसका नेम एक्सेस कर पाएंगे। डॉट empid लिख देंगे तो उसका एम्प्लॉय आईडी एक्सेस कर पाएंगे और उसका सैलरी भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर का भी हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली होता ये है कि अगर मान लीजिए कि आप अगर आप सपोज कीजिए कि स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर को बेसिकली क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट कैन स्टोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर में वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को भी स्ट्रक्चर को स्टोर कर सकता है। स्ट्रक्चर में जनरली अगर किन्होंने C++ अगर पढ़ा होगा पहले से और सी भी अगर अभी पढ़ रहे हैं तो दोनों में सी और C++ के स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस ये होता है कि सी के स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग फंक्शन नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन C++ के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, C++ का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग जनरली फंक्शन को भी डिक्लेयर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रक्चर के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है यूनियन, ठीक है ना। यूनियन, यूनियन का और स्ट्रक्चर दोनों लगभग एक सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन दोनों के बीच में आपका वो चीज हमें देखना है, ठीक है। नाउ यूनियन, ठीक है, यूनियन इज वेरी सिमिलर टू structure but having some difference in their memory allocation, ठीक है ना। मेमोरी एलोकेशन के अंदर में कुछ वहाँ पे डिफरेंस होता है, वो क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। स्ट्रक्चर सपोज कीजिए स्ट्रक्ट लिख रहे हैं और एक बना दिया हमने स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया सपोज कीजिए इंट रोल, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया सपोज कीजिए फ्लोट सी, और यहाँ लिख दिया टैग नेम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसका एक वेरिएबल बनाते हैं तो कितना मेमोरी लगेगा, 2 4 6 और 10 16, क्लियर है। यानी यहीं पे लिख देते हैं टोटल मेमोरी occupied इक्वल टू कितना है, 16, ठीक है, कितना हो गया 16। लेकिन अगर इसी को अगर हम यूनियन के कॉन्सेप्ट में यूज करें, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं यूनियन स्टूडेंट इंट रोल
फ्लोट की हैश नेम क्या लिख दिया 10। ओके, अब यहाँ पे अगर यूनियन यूज किया हुआ है, अगर हम इसका एक वेरिएबल बनाएंगे तो कितना मेमोरी मिलेगा इसको, टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड इक्वल टू, देखिए ये ऑक्युपाई करेगा ओनली 10। देखिए स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर में जितने भी मेंबर वेरिएबल्स होते हैं सबको मेमोरी आपको ऑक्युपाई होती है, लेकिन यूनियन के केस में क्या होता है कि यूनियन वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपके लिए तीनों डेटा में से कोई एक डेटा का ही एंट्री करना है। दैट मीन्स कि ऑल द 3 डेटा आर नॉट रिलेवेंट। ठीक है, वो रैंडमली हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोल इनपुट कर दिया, कभी फी इनपुट कर दिया। जैसे आपको बोलते हैं ना बैंक में कि आपको कोई भी अपना आईडी देना है, दैट मीन्स कि आधार देना है या पैन देना है, तो ऐसा थोड़ी करते हैं कि आप जाकर के दोनों देते हैं, नहीं देते हैं। आप क्या करते हैं, कोई एक आईडी देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर सपोज कीजिए कि हमें रोल, फी और नेम तीनों में से किसी एक डेटा को एंट्री करना है, तो दैट मीन्स कि अगर हम 16 मेमोरी मिल रहा है तो मेमोरी का तो वेस्टेज हो जाएगा। लेकिन यूनियन क्या करता है कि ये जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि जैसे इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, फ्लोट 4 बाइट ले रहा है, कैर। तो अगर सपोज कीजिए कि जो इसमें सबसे बड़ा डेटा टाइप वो कौन सा है, कैर है, जो कि कितना बाइट ले रहा है, 10 बाइट ले रहा है। तो क्या करेगा यूनियन कि जो भी इसके पास डेटा टाइप्स होंगे और उसमें जो सबसे ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई करेगा उसी को वो क्या करेगा, उतना ही मेमोरी वो ऑक्युपाई करेगा। इससे बेनिफिट क्या है कि अगर वो रोल भी दे रहा है तब भी मेमोरी मिल जाएगा, अगर फ्लोट भी दे रहा है तब भी उसको मेमोरी मिल जाएगा, अगर कैर भी दे रहा है तब भी उसको मेमोरी मिल जाएगा। यानी किसी भी केस में कोई भी हम डेटा इनपुट करें उसको मेमोरी उसको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर टोटल मेमोरी 16 देते हैं उस केस में हर एक के केस में क्या होगा, मेमोरी का वेस्टेज होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली भी आप करके देख सकते हैं। इसको हम लोग देख भी लेते हैं एक बार। हेडर फाइल यूज कर लेते हैं पहले, एस इंक्लूड stdio.h as include onio.h। यहाँ पे भी इसको कमेंट बना देते हैं एक बार। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। में पहले वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रक्चर का तो पता ही है आपको, यूनियन ही बना लेते हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर तो बताया ही है मैंने आपको। यहाँ इस स्ट्रक्चर के जगह पे क्या लिख देंगे, यूनियन, यूनियन इज ऑल्सो एक कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं यूनियन स्टूडेंट S1। ठीक है, स्क्रीन हो गया। अब क्या करते हैं, वेल इसको मेमोरी चेक करते हैं कि कितना मेमोरी ऑक्युपाइड कर रहा है। ये तो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। मेमोरी ऑक्युपाइड इक्वल टू %d, साइज ऑफ यूज करते हैं ना, यहाँ पे यूज कर देंगे साइज ऑफ, नाम क्या है उसका, S1। ओके, नाउ गेट क्लियर स्क्रीन। अच्छा, CLR HCR। ओके, फाइल नाउ आ गया ना 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हाईएस्ट मेमोरी लेगा उस तरीके से वो क्या करेगा, मेमोरी को एलोकेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये भी देख लिया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर और यूनियन। बहुत जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है कि ये तो स्टैटिक मेमोरी का मतलब है कि जितना मेंबर देंगे अगर हम उसको यूज करें या ना करें आपको पूरा का पूरा मेमोरी यूज होगा स्ट्रक्चर में। लेकिन यूनियन के अंदर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये चीज आपको मैंने बताया कि स्ट्रक्चर जनरली पूछते भी हैं लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इन C एंड C++। तो C और C++ के अंदर में स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो वही है कि स्ट्रक्चर के अंदर में जनरली क्या होता है, C के अंदर में हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स पे काम करते हैं, लेकिन अगर हम C++ में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपने यहाँ पे आज के सेशन में ये देखा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज इट्स नीड एंड व्हाट इज इट्स लिमिट, व्हाट इज इट्स एडवांटेज ओवर द एरे, ठीक है ना, एरे से वो किस तरीके से डिफरेंस है, एंड हाउ इट इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर को हम यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि इट एक्सेप्ट्स ऑल द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ओके। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हाउ टू इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। फिर मैंने बताया आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर में आपने देखा कि अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल एट ए टाइम यूज करना है तो स्ट्रक्चर यूज कर सके, एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था नेस्टेड स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बुक्स में नहीं दिया हुआ होता है। और कैसे इसको डिक्लेयर पहचानते तो हैं, जैसे आप बता देते हैं नेस्टेड का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, लेकिन उसको बेसिकली इसका डिक्लेरेशन है वो थोड़ा सा आपको माइंड में हमेशा रखना चाहिए। कहीं भी आप जाते हैं तो उसका सिंटेक्स जरूर पूछते हैं लोग, ठीक है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल बताइए और उसका एक सिंटेक्स लिखिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लास्ट में जो मैंने सेशन एंड किया वो आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि किस तरीके से उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओके।